नमस्कार। आज हम धातुओं और अधातुओं की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं। नमस्कार। मतलब स्कूल की किताबों वाली परिभाषाओं से थोड़ा आगे बढ़कर इनके असली स्वभाव, गुण और कुछ शायद हैरान करने वाली बातें भी जानेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ये कक्षा 10 विज्ञान के कुछ स्रोत हैं और कोशिश है कि इन तत्वों के बीच के दिलचस्प अंतर और जो समानताएं हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। ये सिर्फ रटने वाली बात है भी नहीं, जरूरी है समझना कि कोई चीज़ वैसा बर्ताव क्यों करती है। तो चलिए इनके भौतिक गुणों से ही शुरू करते हैं, बाहरी रूप रंग कैसा है वगैरह। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आघात वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी जिसे कहते हैं। मैंने सुना है सोना इतना लचीला होता है कि उसे पीट पीट कर बिल्कुल पतला, मिठाई पर चिपकाने लायक बना सकते हैं। सही सुना है, सोना बहुत मैलिएबल है। धातुएं आमतौर पर ऐसे ही होती हैं, पीटने पर चादर जैसी फैल जाती हैं। पर अधातु जैसे कोयला ले लें या सल्फर, उस पर हथौड़ा मारें तो वो फैलने की जगह चूर चूर क्यों हो जाता है? ये सारा खेल उनके अंदर परमाणुओं की जमावट का है। धातुओं में क्या है कि परमाणु परतों में सजे होते हैं। अच्छा, परतें? हाँ, परतें। तो जब आप दबाव डालते हैं वो परतें एक दूसरे पे फिसल जाती हैं। बंधन टूटता नहीं, इसीलिए वो पिचक कर फैल जाते हैं। समझ गई। लेकिन अधातुओं में ये जमावट बड़ी सख्त और बेतरतीब होती है। जरा सा जोर लगाए नहीं कि बंधन टूट जाते हैं, इसीलिए वो भंगुर होते हैं, ब्रिटल। अच्छा, ये बात है। और बिजली और गर्मी का चलन, कंडक्टिविटी, ये तो हम रोज देखते हैं, तांबे के तार वगैरह। हाँ, धातुएं बिजली और गर्मी की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। क्यों? उनमें ऐसा क्या खास है? उनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधे नहीं होते, पूरी धातु में घूमने के लिए आजाद होते हैं। आवारा इलेक्ट्रॉन। हाँ, कह सकते हैं। यही आवारा इलेक्ट्रॉन बिजली या गर्मी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ अजीब बातें हैं, जैसे ग्रेफाइट, वो तो कार्बन है, अधातु है, पर बिजली चलाता है, पेंसिल की नोक में होता है। बिल्कुल सही। ग्रेफाइट एक बड़ा दिलचस्प अपवाद है। उसकी संरचना परतों वाली होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। और दूसरी तरफ सोडियम धातु है, पर इतनी नरम कि चाकू से कट जाए। हाँ, मक्खन की तरह। और हीरा, वो भी कार्बन, अधातु, पर दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक। ये तो परिभाषाओं को थोड़ा हिला देते हैं। हाँ, और यही अपवाद हमें मजबूर करते हैं कि हम सिर्फ बाहरी गुणों को ना देखें, रासायनिक गुण भी समझने पड़ते हैं। जैसे आपने सोडियम की बात की। हाँ, वो पानी में जाते ही इतना हंगामा क्यों करता है? सुना होगा, आग लग जाती है। हाँ, धमाका सा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सोडियम अपने बाहरी घेरे का एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत उतावला रहता है, स्थिरता पाने के लिए। अच्छा। पानी के संपर्क में आते ही वो फौरन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस प्रक्रिया में बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में काफी गर्मी भी। और उसी गर्मी से हाइड्रोजन में आग लग जाती है। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, रिएक्टिव है। पर एल्यूमिनियम, वो भी तो धातु है, वो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। फिर एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, खिड़कियां हैं, वो सालों साल चलते हैं। उन पर पानी या हवा का असर क्यों नहीं होता? एल्यूमिनियम भी प्रतिक्रिया करता है, पर वो बड़ा चालाक है। चालाक? कैसे? जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है, वो फौरन अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक बहुत पतली लेकिन मजबूत परत बना लेता है। अच्छा, एक परत। हमें दिखती तो नहीं। हाँ, वो अदृश्य होती है, पर होती बहुत मजबूत है। ये परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। उसे आगे हवा पानी से बचाती है। ये लोहे के जंग की तरह नहीं है जो झड़ जाए, ये चिपकी रहती है। कमाल है। और कुछ ऑक्साइड्स तो और भी खास होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम या जिंक के ऑक्साइड। उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फिटेरिक मतलब वो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये उनकी एक और खासियत है। तो फिर धातुओं और अधातुओं की असली पहचान क्या है? सिर्फ चमकना या पीटने पर फैलना या बिजली चलाना ही नहीं? नहीं, वो तो बाहरी लक्षण हैं जिनमें अपवाद भी हैं। असली पहचान, एकदम बुनियादी पहचान, उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ के रिश्ते में है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिश्ता? हाँ, धातुएं वो तत्व हैं जो स्थिरता पाने के लिए आसानी से अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, पॉजिटिव आयन बनाती हैं। और अधातुएं? अधातुएं वो हैं जो स्थिरता पाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेती हैं, नेगेटिव आयन बनाती हैं, या फिर दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करती हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन का लेना देना या साझा करना ही उनकी पूरी केमिस्ट्री है। बिल्कुल। यस। यही तय करता है कि वो कैसे बंधन बनाएंगे, कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे
साधारण नमक NaCl, सोडियम धातु उसने इलेक्ट्रॉन दिया, जी। क्लोरीन अधातु उसने लिया, हाँ। बन गया आयनिक बंधन। हाँ। सही, आयनिक बंधन। और शायद इसीलिए नमक जब ठोस होता है तब बिजली नहीं चलाता। सही। पर पानी में घोल दें या पिघला दें तो चलाने लगता है। एकदम सही पकड़ा। ठोस नमक में आयन है, पॉजिटिव सोडियम नेगेटिव क्लोराइड, पर वो अपनी जगह पर जकड़े हुए हैं, चल नहीं सकते। अच्छा। पर जब नमक पिघलता है या पानी में घुलता है तो ये आयन चलने फिरने के लिए आजाद हो जाते हैं, और जब चार्ज वाले कण चल सकते हैं तो बिजली भी चल सकती है। समझ गई। और इनका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाँ। इतना ज्यादा क्यों होता है? नमक को पिघलाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के बीच बहुत मजबूत खिंचाव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल कहते हैं इसे। जबरदस्त खिंचाव। बहुत जबरदस्त। इस मजबूत पकड़ को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा मतलब बहुत ज्यादा गर्मी देनी पड़ती है, इसीलिए उनका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। तो कुल मिला के ये सारा खेल इलेक्ट्रॉनों का है। धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं, अधातुएं लेती हैं या साझा करती हैं, और इसी से उनके सारे गुण तय होते हैं, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक, कुछ अपवादों के साथ। बिल्कुल सही है, यही उनका मूल स्वभाव है। और ये हमें एक और सोचने वाली बात की तरफ ले जाता है। क्या? कि ये जो शुद्ध धातुएं हैं जैसे लोहा या एल्यूमिनियम या फिर सोडियम, ये हमें प्रकृति में मिलती कैसे हैं? क्या ये ऐसे ही पड़ी मिल जाती हैं? शायद नहीं। सोडियम तो इतना रिएक्टिव है। सही बात है। ज्यादातर धातुएं यौगिकों के रूप में मिलती हैं, खनिजों में, अयस्कों में। उन्हें चट्टानों से निकालना पड़ता है, एक पूरी प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, और ये सोचना दिलचस्प है कि किसी अयस्क से धातु निकालना कितना जटिल होगा, और क्या वो फायदेमंद भी है। ये सब भी कहीं ना कहीं उनके इसी इलेक्ट्रॉन देने या लेने के स्वभाव से जुड़ा है। कैसे वो प्रकृति में मौजूद हैं, किस रूप में हैं, ये उनके रासायनिक स्वभाव पर ही निर्भर करता है।